एक बहुत ही अजीब सी विडंबना है जिस पर मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी। हम अपनी कार के सर्विसिंग को लेकर कितने सजग होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब इंजन से हल्की सी भी खड़खड़ की आवाज आए तो हम तुरंत घबरा जाते हैं। वही तो। और डैशबोर्ड पर अगर कोई वार्निंग लाइट जल जाए तो हम सब काम छोड़कर सीधे मैकेनिक के पास भागते हैं। हमें अपना इंजन ऑयल, एयर फिल्टर सब एकदम परफेक्ट चाहिए होता है। सही बात है। हम हजारों रुपए खर्च कर देते हैं उन पुर्जों पे जिन्हें हम आसानी से बदल सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब बात हमारे खुद के शरीर के मशीनरी की आती है ना, जब हमारे घुटनों से कटकट की आवाज आती है या बिना कुछ किए दिन भर हम बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं, तो हम क्या करते? हम अक्सर उसे बस बढ़ती उम्र या फिर आज काम ज्यादा था कहकर टाल देते हैं। हाँ, और हम अपनी कोशिकाओं की यानी हमारे शरीर के सबसे छोटे पुर्जों की सर्विसिंग करना पूरी तरह से भूल जाते हैं। और इसी अदृश्य ब्रेकडाउन को समझने के लिए आज हम एक बहुत ही गहरा विश्लेषण यानी एक डीप डाइव करने वाले हैं। ये बहुत जरूरी चर्चा है क्योंकि लोग अक्सर उस बायोलॉजिकल मशीन को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके साथ उन्हें पूरी जिंदगी गुजारनी है। एकदम सही कहा। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो तरुण वशिष्ठ की किताब है रिनोवो 360 और उसके कुछ बेहद दिलचस्प रिसर्च नोट्स हमारे पास हैं। हाँ, और इस डीप डाइव का मिशन ही यही है कि हम आधुनिक जीवन शैली के उस हिडन हंगर जिसे छिपी हुई भूख कहते हैं उसको डिकोड करें। बिल्कुल, मतलब हमारी प्लेट तो खाने से पूरी भरी हुई है, लेकिन हमारी कोशिकाएं अंदर ही अंदर कुपोषण का शिकार हैं। और हम उस विज्ञान को भी समझेंगे कि कैसे 45 से ज्यादा प्राकृतिक तत्वों का एक स्टैक शरीर को सेल्यूलर लेवल पर रिपेयर करने का दावा करता है। ये जो हिडन हंगर वाला पहलू है ना, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज की स्वास्थ्य समस्याएं वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी 50 साल पहले हुआ करती थी। हाँ, मैंने नोट्स में वो संतरे वाला आंकड़ा पढ़ा था और मैं सच में हैरान रह गई। हम सोचते हैं कि हम बहुत हेल्दी डाइट ले रहे हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि 1950 के दशक के एक संतरे में जितना विटामिन सी होता था, आज के संतरे में उसका आधा भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हाइब्रिड खेती और मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी ने हमारे खाने को सिर्फ एक खोखले ढांचे में बदल दिया है। सारा फोकस बस पैदावार बढ़ाने पर है, न्यूट्रिशन पर नहीं। मतलब हम पहले से ज्यादा कैलोरी तो खा रहे हैं, पेट भी भर रहा है, लेकिन हमारी कोशिकाएं सच में भूखी हैं। और इस खोखले पोषण के साथ ना, जब आज के समय का भारी तनाव और ये डिजिटल प्रदूषण जुड़ जाता है तो शरीर एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। डिजिटल प्रदूषण से आपका मतलब स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट से है ना? हाँ बिल्कुल, ब्लू लाइट और साथ में काम का स्ट्रेस, इन सब से हमारा शरीर एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, जब शरीर सर्वाइवल मोड में होता है ना, तो वो पनपने या क्या कहते हैं थ्राइव करने के बारे में सोचना बंद कर देता है। उसकी पूरी ऊर्जा बस किसी तरह आज का दिन काटने और आपके अंगों को फेल होने से बचाने में लग जाती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत कुछ साफ कर देता है। और जब शरीर इस सर्वाइवल मोड में जाता है तो समस्या हमारे पेट या दिल से शुरू नहीं होती, बल्कि उस मास्टर कंट्रोल रूम से होती है जो हर सेकंड करोड़ों सिग्नल्स प्रोसेस कर रहा है, यानी हमारा मस्तिष्क। एकदम सही। आपका नर्वस सिस्टम ही वो वायरिंग है जो पूरे शरीर को निर्देश देती है। अगर कंट्रोल रूम में ही शॉर्ट सर्किट हो रहा हो तो पूरी व्यवस्था तो चरमराई जाएगी ना। हाँ, और इसी शॉर्ट सर्किट को हम ब्रेन फॉग कहते हैं। मतलब हम सबने इसे कभी ना कभी अनुभव किया ही है। आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं और अचानक भूल जाते हैं कि अरे मैं यहाँ क्या लेने आई थी। हाँ, या फिर दोपहर के 3 बजते बजते दिमाग एकदम सुनसा हो जाता है। बिल्कुल, और लोग इस दिमागी थकान को दूर करने के लिए तुरंत कॉफी पी लेते हैं। मतलब कॉफी का कैफीन हमारे दिमाग के एडेनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, तो तुरंत एक एनर्जी स्पाइक मिलता है। हाँ, लेकिन वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। वही तो, कुछ ही घंटों बाद जब कॉफीन का असर खत्म होता है तो वो भयानक वाली थकान वापस आती है जिसे कैफीन क्रैश कहते हैं, और साथ में घबराहट भी होती है। लेकिन इन नोट्स में एक स्मार्ट स्टैक का जिक्र किया गया है जहां 100 मिलीग्राम कैफीन के साथ 50 मिलीग्राम एल-थियानिन को जोड़ा गया है। ये न्यूरोलॉजी का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो ये एल-थियानिन आखिर ऐसा क्या जादू करता है कि कैफीन के साइड इफेक्ट्स ही गायब हो जाते हैं? देखिए, जब लोग सिर्फ कैफीन लेते हैं
तो वो नर्वस सिस्टम को ओवरड्राइव में डाल देता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ थोड़े कांपने लगते हैं, जिसे हम जिटर्स कहते हैं। हाँ, कॉफी पीने के बाद वो एंजाइटी सी फील होती है। बिल्कुल। लेकिन एल्थीनिन, जो मुख्य रूप से ग्रीन टी की पत्तियों में पाए जाने वाला एक अमीनो एसिड है, उसका काम करने का तरीका एकदम अलग है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके दिमाग में अल्फा ब्रेन वेव्स को बढ़ाता है। अच्छा, अल्फा वेव्स, ये वही वेव्स है ना जो ध्यान या मेडिटेशन के दौरान हमारे दिमाग में बनती हैं? एकदम सही। अल्फा वेव्स दिमाग को ये संदेश देती हैं कि हम शांत हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन पूरी तरह से जागरूक हैं। ओह, तो जब कैफीन और एल्थीनिन एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? तो एल्थीनिन कैफीन वाले उस घबराहट वाले असर को पूरी तरह बेअसर कर देता है। विज्ञान की भाषा में इस अवस्था को काम फोकस या शांत एकाग्रता कहते हैं। आप अलर्ट रहेंगे, ऊर्जा होगी, लेकिन अंदर से एक गहरी शांति रहेगी। मतलब कोई क्रैश नहीं, कोई घबराहट नहीं। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे हमारी कार में एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाला रेसिंग इंजन लगा दिया गया हो, जो कि कैफीन है, लेकिन एल्थीनिन उस इंजन के लिए एक विश्व स्तरीय शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा हो। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। रफ्तार पूरी मिलेगी, लेकिन सफर में कोई झटका महसूस नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन इस कंट्रोल रूम को शांत रखने के लिए सिर्फ कैफीन को मैनेज करना काफी नहीं है ना। हमें उस हार्मोन को भी देखना होगा जो आज सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, कॉर्टिसोल। हाँ, कॉर्टिसोल, हमारा स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, जब लोग लगातार काम के दबाव में रहते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल बढ़ा देता है, और ये बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल धीरे धीरे दिमाग की नसों और याददाश्त को डैमेज करने लगता है। और यहीं पर अश्वगंधा का विज्ञान बहुत दिलचस्प हो जाता है। नोट्स में लिखा है कि अश्वगंधा में एडेप्टोजेंस होते हैं जो इस कॉर्टिसोल के स्तर को 30% तक कम कर सकते हैं। हाँ, ये शरीर को स्ट्रेस के प्रति अडेप्ट यानी अनुकूल होने में मदद करता है। लेकिन देखिए, दिमाग की असली रिपेयरिंग तो रात में होती है ना, जब हम सोते हैं। और आज के समय में अच्छी और गहरी नींद लेना तो जैसे एक विलासिता, एक लग्जरी बन गया है। बिल्कुल। लोग बिस्तर पर बस करवटें बदलते रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग शटडाउन ही नहीं होता, और यहीं पर मैग्नीशियम की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। मैग्नीशियम, वो कैसे? जब लोग अच्छी नींद के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तो समस्या ये होती है कि उनके नर्वस सिस्टम का जो ब्रेक है वो काम नहीं कर रहा होता। मैग्नीशियम शरीर में गाबा रिसेप्टर्स के लिए एक गेटकीपर की तरह काम करता है। एक मिनट, ये गाबा रिसेप्टर्स क्या है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। हाँ, तो गाबा यानी गामा अमीनोब्यूटरिक एसिड हमारे दिमाग का एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका मुख्य काम है नसों की ओवर एक्टिविटी को धीमा करना। इसे आप दिमाग का नेचुरल स्लीपिंग सिग्नल समझ सकती हैं। अच्छा, तो मैग्नीशियम क्या करता है इसके साथ? मैग्नीशियम इन गाबा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, तो जो विचार बहुत तेजी से दौड़ रहे होते हैं उन पर प्राकृतिक रूप से ब्रेक लग जाता है। ये नींद की गोली की तरह आपको बेहोश नहीं करता, बल्कि नर्वस सिस्टम को कहता है कि अब आराम करने का समय है। वाओ! इससे शरीर प्राकृतिक रूप से डीप स्लीप यानी गहरी रिकवरी वाली नींद में चला जाता है। बिल्कुल। तो अगर दिमाग शांत है और नींद गहरी आ रही है तो इसका सीधा असर हमारे मेटाबॉलिज्म पर पड़ेगा, क्योंकि जब ब्रेन सर्वाइवल मोड से बाहर आएगा तभी तो शरीर की बाकी मशीनरी ठीक से काम करेगी। एकदम सही। अगर नींद टूटी हुई है तो मेटाबॉलिज्म का टूटना तय है, और यहीं से हमारी चर्चा उस अवस्था की ओर मुड़ती है जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। हाँ, मेटाबॉलिज्म वो इंजन है जो भोजन को ऊर्जा में बदलता है। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए ना सोर्स में एक बहुत ही शानदार एनालॉजी दी गई है, द लॉक्ड डोर थ्योरी। हाँ, वो एनालॉजी बहुत ही सटीक है। तो इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमारी कोशिका एक घर है और जो ग्लूकोज या चीनी है वो उस घर के बाहर खड़ा एक मेहमान है जिसे अंदर जाना है, और इंसुलिन वो चाबी है जो उस घर का दरवाजा खोल सकती है। बिल्कुल, लेकिन खराब जीवन शैली के कारण उस ताले में जंग लग गया है। हाँ, शरीर इंसुलिन तो बना रहा है, मतलब चाबी तो है, लेकिन वो ताले में घूम ही नहीं रही है। नतीजा ये होता है कि ग्लूकोज कोशिका के अंदर जाके ऊर्जा बनने के बजाय खून में ही बाहर घूमता रहता है। और इसी अवस्था को मेडिकल भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि इस जाम पड़े ताले के जंग को साफ कैसे किया जाए? इस जंग को साफ करने का काम क्रोमियम नाम का एक बहुत ही जरूरी ट्रेस मिनरल करता है। क्रोमियम, वो कैसे काम करता है? जब शरीर को क्रोमियम की सही खुराक यानी 100% RDA मिलती है तो ये कोशिका के रिसेप्टर्स पर जाकर उस मेटाबॉलिक जंग को रासायनिक रूप से साफ कर देता है।
इसे ही इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाना कहते हैं। ओह, तो एक बार जब ताला साफ हो जाता है तो इंसुलिन रूपी चाबी आसानी से घूम जाती है। हाँ, और खून में जो एक्स्ट्रा शुगर घूम रही थी वो तुरंत कोशिकाओं के अंदर चली जाती है और ब्लड शुगर अपने आप नॉर्मल होने लगता है। यह समझना सच में बहुत जरूरी है कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या पेट के आसपास जो जिद्दी चर्बी जमा हो जाती है, ये कोई अलग अलग बीमारियां नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम के एक ही जाल का हिस्सा है। हाँ, जब शुगर कोशिका के अंदर नहीं जा पाती तो शरीर उस एक्स्ट्रा शुगर को फैट में बदलकर पेट के आसपास जमा करने लगता है, और इस पूरी प्रक्रिया को पलटने में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की एक बहुत बड़ी भूमिका है ना? एकदम सही कहा आपने। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम मेटाबॉलिज्म का मैनेजर कह सकते हैं। इसमें B1, B2, B3, B6 और B12 आते हैं। तो ये मैनेजर करते क्या हैं? ये विटामिन्स कोएंजाइम्स की तरह काम करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स कोशिका के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें एटीपी में बदलना होता है। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये तो कोशिकाओं की असली करेंसी है ना? हम जो भी खाते हैं कोशिकाएं उसे नहीं समझती, वे सिर्फ एटीपी को समझती हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण है। जैसे हम बाजार में सामान खरीदने के लिए रुपए खर्च करते हैं, वैसे ही शरीर कोई भी काम करने के लिए एटीपी खर्च करता है। तो अगर शरीर में इन बी विटामिन्स की कमी हो तो क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट्स को एटीपी में बदलने की वो साइकिल बीच में ही रुक जाएगी। शरीर ऊर्जा नहीं बना पाएगा और वो उस अध जले ईंधन को ट्राइग्लिसराइड्स यानी फैट में बदलकर स्टोर करने लगेगा। अच्छा, इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स सुनिश्चित करता है कि खाया हुआ अन्न फैट में बदलने के बजाय शुद्ध ऊर्जा यानी एटीपी में तब्दील हो। बिल्कुल। तो मतलब ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम कितनी कैलोरी खा रहे हैं, बल्कि इस बारे में है कि हमारा शरीर उन कैलोरीज को किस दिशा में मोड़ रहा है, ऊर्जा की तरफ या फैट की तरफ। हाँ। और अब एक बहुत ही तार्किक बात यहाँ उठती है। क्या? अगर शरीर के अंदर इतनी बड़ी ऊर्जा फैक्ट्री चल रही है तो वहाँ कुछ धुआं या कचरा भी तो पैदा होता होगा ना? हर इंजन से एग्जॉस्ट तो निकलता ही है। हाँ, और अगर शरीर की सफाई व्यवस्था खराब हो तो ये सारा पोषण किसी काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल। जब कोशिकाएं काम करती हैं तो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है और ऊपर से हम हवा, पानी और प्रोसेस्ड फूड के जरिए जो केमिकल्स अंदर ले रहे हैं वे भी इसी कचरे का हिस्सा हैं। आयुर्वेद में भी इसे बहुत ही गहराई से समझाया गया है। एक श्लोक है ना, सर्वे रोगाः मंदो अग्नो, जिसका मतलब है कि सभी बीमारियां धीमी पाचन अग्नि से शुरू होती हैं। हाँ, आयुर्वेद में इस सड़ते हुए कचरे और टॉक्सिन्स को आम कहा जाता है। इसे हम घर के कूड़ेदान की तरह सोच सकते हैं। मतलब अगर कूड़ेदान को हफ्तों तक साफ ना किया जाए तो क्या होगा? बदबू फैलेगी, कीड़े पैदा होंगे और पूरे घर का माहौल जहरीला हो जाएगा। और शरीर में इस आम को फिल्टर करने का काम हमारे दो मुख्य फिल्टर करते हैं, लिवर और किडनी। लिवर तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री है ना? हाँ, और लिवर को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति ने हमें मिल्क थिसल नाम का एक अद्भुत पौधा दिया है। मिल्क थिसल? इसमें ऐसा क्या खास है? इसके बीजों में सिलिमैरिन नाम का एक बहुत ही पावरफुल कंपाउंड होता है। ये सिर्फ लिवर को साफ नहीं करता, बल्कि ये लिवर की डैमेज्ड कोशिकाओं को, जिन्हें हेपेटोसाइट्स कहते हैं, उन्हें दोबारा से रिपेयर करता है। तो ये फैटी लिवर या सिरोसिस जैसी स्थितियों को रिवर्स करने में मदद करता है। बिल्कुल। ये लिवर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है। ये तो हुई लिवर की बात, लेकिन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का काम तो किडनी के जरिए होता है। और यहाँ पे नोट्स में बीटरूट यानी चुकंदर का विज्ञान बहुत दिलचस्प दिया गया है। हाँ, चुकंदर में डायट्री नाइट्रेट्स होते हैं जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर में एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है। क्या ये सही है? ये बहुत ही अच्छी एनालॉजी है। नाइट्रिक ऑक्साइड का मुख्य काम है वैसोडाइलेशन, मतलब रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करना। अच्छा, जैसे एक ट्रैफिक पुलिस वाला जाम खुलवाकर सड़कों को चौड़ा महसूस कराता है। एकदम सही। जब नसें चौड़ी होती हैं तो खून का बहाव सुधरता है, ब्लड प्रेशर कम होता है और ऑक्सीजन हर दूर दराज की कोशिका तक आसानी से पहुंचती है। और इससे किडनी के लिए खून को फिल्टर करके टॉक्सिन्स को बाहर निकालना बहुत आसान हो जाता होगा ना? बिल्कुल। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहुत से लोग इतने महंगे विटामिन और सप्लीमेंट्स खाते हैं, पर क्या शरीर उन्हें सच में सोख पाता है, या वे बस एक बहुत ही महंगे यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है।
इस समस्या को विज्ञान में बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है। तो इसका समाधान क्या है? हम जो भी खाते हैं, हमारा लिवर और हमारी आंतें उसे आसानी से खून में मिलने नहीं देती। वे पोषक तत्वों को बाहरी केमिकल समझकर बाहर धकेल देती हैं, और यहीं पर पाइपरीन का जादू काम आता है। पाइपरीन मतलब काली मिर्च का अर्क? हाँ, लेकिन एक बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन में, लगभग 95%। पाइपरीन एक बायो इन्हांसर है। बायो इन्हांसर, ये क्या करता है? ये आंतों और लिवर के उन एंजाइम्स को कुछ देर के लिए धीमा कर देता है जो न्यूट्रिएंट्स को नष्ट करते हैं। इससे शरीर की अवशोषण क्षमता यानी अब्जॉर्प्शन कई गुना बढ़ जाती है। ओह, तो ये सुनिश्चित करता है कि जो 45 से अधिक पोषक तत्व शरीर में डाले गए हैं वे मल मूत्र के रास्ते बर्बाद होने के बजाय सीधे खून में मिलें। हाँ, आप इसे एक वीआईपी पास समझ सकती हैं, जो पोषक तत्वों को आंतों के कड़े सुरक्षा घेरे से पार कराकर सीधे ब्लड स्ट्रीम में ले जाता है। वाह, बहुत खूब। तो अब हमने दिमाग को शांत कर लिया, ऊर्जा का ताला खोल लिया और शरीर का सारा कचरा भी साफ कर लिया। अब शरीर अंदर से तैयार है। लेकिन उसे बाहरी हमलों से भी तो बचाना है ना, जिसे सेल्यूलर शील्ड का नाम दिया गया है। बिल्कुल। आज की दुनिया में हम बाहरी हमलों से घिरे हुए हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी स्क्रीन्स। हम दिन के 8 से 10 घंटे मोबाइल या लैपटॉप पर बिता रहे हैं। ये डिजिटल प्रदूषण हमारी आंखों का क्या हाल कर रहा है? इसे मैक्यूला कहते हैं। स्क्रीन से जो हाई एनर्जी ब्लू लाइट निकलती है वो सीधे जाकर इस मैक्यूला की कोशिकाओं को डैमेज करती है। इससे आंखों में सूखापन, दर्द और भविष्य में अंधेपन का खतरा बढ़ जाता है। और इसे रोकने के लिए प्रकृति के पास ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन नाम के 2 पिगमेंट्स हैं। मुझे ये बात बहुत ही आकर्षक लगी कि ये सिर्फ कोई अमूर्त विटामिन नहीं है। हाँ, जब हम ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन लेते हैं तो वे सचमुच खून के जरिए आंखों तक पहुंचते हैं और मैक्यूला के अंदर जाकर जमा हो जाते हैं और वहां एक फिजिकल परत बना लेते हैं, बिल्कुल एक नेचुरल सनग्लास की तरह। जब स्क्रीन की नीली रोशनी वहां टकराती है तो वे उसे रेटिना तक पहुंचने से पहले ही अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये हमारी बॉडी की एक शानदार इंजीनियरिंग है, एक फिजिकल शील्ड बन जाती है। लेकिन बाहरी हमले सिर्फ ब्लू लाइट तक ही सीमित नहीं है ना। प्रदूषण है, जंक फूड है और यहाँ तक कि सांस लेने की प्रक्रिया भी शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती है। बिल्कुल, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम शरीर के अंदर लोहे में जंग लगने जैसी प्रक्रिया कह सकते हैं। हाँ, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नाम के कुछ अस्थिर अणु होते हैं। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ये पागलों की तरह घूमकर स्वस्थ कोशिकाओं से उनका इलेक्ट्रॉन चुराने लगते हैं। और इसी छीना झपटी में कोशिकाएं डैमेज होती हैं। लंबे समय में यही प्रक्रिया कैंसर और समय से पहले बुढ़ापे का यानी एजिंग का कारण बनती है। तो इस जंग को रोकने के लिए शरीर को बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती होगी। हाँ, और प्रकृति के पास इसके लिए 2 बेहतरीन हथियार हैं। पहला है एल ग्लूटाथियोन, जिसे मास्टर एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। ये लिवर में काम करता है ना? हाँ, ये लिवर के अंदर काम करता है, कोशिकाओं के भीतर से फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और त्वचा में मेलानिन के उत्पादन को संतुलित करके उसे अंदर से एक प्राकृतिक चमक भी देता है। और दूसरा हथियार कौन सा है? दूसरा है एस्टाज़ैंथीन, जो माइक्रोएल्गी यानी समुद्री शैवाल से मिलता है। मैंने एस्टाज़ैंथीन के बारे में पढ़ा है कि ये विटामिन सी से 6000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मतलब ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? इसकी ताकत इसके आकार में छिपी है। एस्टाज़ैंथीन का अणु इतना लंबा होता है कि वो कोशिका की बाहरी झिल्ली के दोनों किनारों को एक साथ कवर कर लेता है। अच्छा, मतलब फैट वाले हिस्से को भी और पानी वाले हिस्से को भी? एकदम सही। ये पूरी कोशिका के चारों ओर एक अभेद दीवार खड़ी कर देता है, जिससे कोई भी फ्री रेडिकल कोशिका के अंदर नहीं जा पाता। और रही बात बाहरी वायरस और सीजनल फ्लू की, तो नोट्स बताते हैं कि विटामिन सी, विटामिन D3 और जिंक मिलकर काम करते हैं। हाँ, जिंक हमारी सफेद रक्त कोशिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के विकास में मदद करता है और विटामिन सी उन्हें एंटीबॉडीज रूपी हथियारों से लैस कर देता है। ये सब सुन के ऐसा लगता है कि हमारा शरीर एक बहुत ही हाईटेक और समझदार सुपर कंप्यूटर है, बस हम उसे गलत इनपुट दे रहे थे। बिल्कुल, समस्या इनपुट में ही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरी जानकारी का व्यावहारिक उपयोग क्या है? लोग इन सारे तत्वों को अपनी जिंदगी में शामिल कैसे करें? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई जादू की गोली नहीं है। हाँ, ओवरनाइट तो कुछ नहीं होता। ये एक अनुशासन है,
इस तरह के न्यूट्रिशनल स्टैक को लेने का सबसे सही समय सुबह नाश्ते के 30 मिनट बाद होता है और इसे हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। गुनगुने पानी के पीछे का विज्ञान क्या है? गुनगुना पानी हमारे पाचन तंत्र की रक्त वाहिकाओं को फैला देता है, जिससे एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसके अलावा लोगों को रिफाइंड चीनी और अधिक कैफीन को भी कम करना होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें सेल्यूलर रिपेयर के प्रोसेस में बाधा डालती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और जहां तक समय की बात है, इन नोट्स में स्पष्ट रूप से कम 90 दिनों तक इसे अपनाने की बात कही गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोशिकाओं को डैमेज होने में सालों लगे हैं, तो उन्हें नया रूप लेने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। सही कहा। और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसे विचार पर बात करना चाहूंगा जो विज्ञान के नजरिए से बहुत ही गहरा है। जी बताइए। जीव विज्ञान हमें बताता है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार मरती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं, जिसे सेल्यूलर टर्नओवर कहते हैं। हाँ बिल्कुल। लगभग हर 7 से 10 साल में हमारे शरीर की लगभग हर कोशिका पूरी तरह से नई बन चुकी होती है। हम तकनीकी रूप से एक नया शरीर बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हमारा शरीर खुद को लगातार नया बना रहा है, तो हम बूढ़े या बीमार क्यों महसूस करते हैं? अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार सवाल है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर को वही पुराना घटिया कच्चा माल दे रहे हैं। अच्छा, तो शरीर बस उस डैमेज कोशिका की एक और डैमेज फोटोकॉपी बना देता है। एकदम सही। अगर हम इस कुपोषण और सेल्यूलर डैमेज को उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा मानना बंद कर दें, हाँ, और अपने शरीर को वो 45 से ज्यादा सही तत्व, वो सही कच्चा माल उपलब्ध कराएं, तो आप सोचिए कल जो नई कोशिकाएं बनेंगी वे कितनी स्वस्थ होंगी। वाह, यानी हम बूढ़े नहीं हो रहे हैं, हम बस अपनी कोशिकाओं की एक खराब फोटोकॉपी बना रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रिंटर में सही इंक ही नहीं है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी। लोगों को ये सोचना चाहिए कि उनका शरीर जो आज दर्द या थकान से करा रहा है, वो बीमार नहीं है, वो सिर्फ सही कच्चे माल के लिए मदद की पुकार लगा रहा है। मतलब अगर हम आज उसे सही न्यूट्रिशन देना शुरू करते हैं, तो 90 दिनों बाद या 1 साल बाद हम जिस शरीर में होंगे, वो आज के शरीर से पूरी तरह अलग और कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। 100%। ये एक ऐसा विचार है जो सच में रातों की नींद उड़ा सकता है, लेकिन एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से। ये हमें एहसास दिलाता है कि हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। बिल्कुल, चॉइस हमारी है। अगर हम अपनी कार के पुर्जों को लेकर इतने संवेदनशील हो सकते हैं, तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी कोशिकाओं की भी सर्विसिंग शुरू करें। आज का ये विस्तृत विश्लेषण सच में हमारी आंखें खोलने वाला रहा। मुझे भी इस पे बात करके बहुत अच्छा लगा। इस चर्चा ने हमें न सिर्फ समस्या की जड़ दिखाई, बल्कि उसका एक तार्किक और वैज्ञानिक समाधान भी दिया। तो अपने शरीर की उस पुकार को सुनिए और उसे वो कच्चा माल दीजिए जिससे वो खुद को दोबारा गढ़ सके।